दोस्त इमेजिन करो, एक बिल्डिंग विकसित भारत, इसकी नींव यानी फाउंडेशन क्या है? सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं, इसकी नींव है एक आइडिया, एक फिलॉसफी। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि 2026 का यूनियन बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि उसी फिलॉसफी का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे लिखने में सबसे बड़ा रोल देश के यूथ का है। सोचो, द एंटायर नेशन इज शिफ्टिंग इट्स माइंडसेट फ्रॉम आस्किंग व्हाट कैन माई कंट्री डू फॉर मी टू व्हाट कैन आई डू फॉर माई कंट्री। इंटरेस्टिंग है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। और यही यही सेंट्रल थीम है हमारी आज की चर्चा का। हम देख रहे हैं एक, आप कह सकती हैं, फंडामेंटल शिफ्ट। फंडामेंटल शिफ्ट। हाँ, एक राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क से, जिसे सोर्सेस कह रहे हैं, एक ड्यूटी बेस्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क यानी कर्तव्य। हम देखेंगे कि कैसे युवा शक्ति इस बजट की ड्राइविंग फोर्स है। कैसे गवर्नमेंट का संकल्प पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज्ड पर फोकस कर रहा है, और ये सब इंडिया की जर्नी को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए क्या मायने रखता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ऑसम। तो चलो आज हम इस युवा शक्ति ड्रिवन बजट की गहरी समझ लेंगे। हमारा लर्निंग मैप फॉर टुडे बिल्कुल सिंपल है। हम इस बजट के कोर को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करेंगे। फर्स्ट वील अनपैक द कोर फिलॉसफी, ये 3 कर्तव्यास क्या हैं और युवा शक्ति का रोल। ठीक है। नेक्स्ट वील बोर्ड द रिफॉर्म एक्सप्रेस, देखेंगे गवर्नेंस में क्या बड़े चेंजेस आए हैं। फिर वील डाइव डीप इनटू ईच कर्तव्य वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कर्तव्य, एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके 4 पावरफुल इंजन्स। राइट। उसके बाद वील एक्सप्लोर द सेकंड कर्तव्य ऑन फुलफिलिंग एस्पिरेशंस, देन द थर्ड कर्तव्य ऑफ सबका साथ सबका विकास, और आखिर में विल क्रंच द नंबर्स, द फिस्कल मैटर्स, डेफिसिट्स और फाइनेंसेस को समझेंगे। रेडी हो? लेट्स अनपैक दिस। लेट्स डू इट। ओके, सो सबसे पहले द बिग पिक्चर। चलो इस बजट की आत्मा को समझते हैं। द फिलोसॉफिकल शिफ्ट, युवा शक्ति एंड द 3 कर्तव्यस, ब्रॉड मैक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग द कोर आइडियोलॉजी ऑफ द बजट। ये बजट एक नॉर्मल बजट नहीं है दोस्त। सोर्स मेंशन करता है कि इट वाज प्रेजेंटेड इन द न्यूली नेम्ड कर्तव्य भवन। नाम में ही सब कुछ है। एग्जैक्टली, यही है कोर आइडिया, शिफ्ट टू अ ड्यूटी बेस्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। कई दशकों तक सिटीजन और स्टेट का रिश्ता प्राइमरीली राइट्स के बारे में था। हाँ, मेरा अधिकार। राइट, मेरा राइट टू एजुकेशन, मेरा राइट टू अ जॉब। ये फ्रेमवर्क एक पार्टनरशिप प्रपोज करता है। ये कहता है कि नेशनल प्रोग्रेस सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो फिर किसका काम है? ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट और उसके सिटीजन्स के बीच। अच्छा। इट्स अ कलेक्टिव जर्नी। जैसे अपने शहर को साफ रखना सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी का काम नहीं है, ये हमारी ड्यूटी भी है। बिल्कुल। स्वच्छ भारत अभियान इसका एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। वही, दैट्स द ड्यूटी बेस्ड अप्रोच इन एक्शन। राइट। तो ये पैसिव रिसीवर ऑफ बेनिफिट से एक्टिव कंट्रीब्यूटर टू नेशन बिल्डिंग बनने की बात है। और इस जर्नी का ड्राइवर कौन है? सोर्सेज इस पर बहुत क्लियर है। युवा शक्ति, यूथ पावर। इस बजट को यूथ लेड की तरह पोजीशन किया गया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है कि पॉलिसी रिकमेंडेशन सीधे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 से ली गई हैं। अच्छा। इसका मतलब है द यूथ आर नॉट जस्ट बेनिफिशियरीज, वो प्राइमरी आर्किटेक्ट्स हैं। दैट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट। इट इज। और इस फिलोसफी को एक्शन में लाने के लिए 3 कर्तव्यास डिफाइन किए गए हैं। आप इन्हें 3 कोर ड्यूटीज या पिलर्स समझ सकती हैं, गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों के लिए। ओके, तो ये 3 पिलर्स क्या हैं? एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका फोकस है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इंडियन कंपनीज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, और इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि वो ग्लोबल शॉक्स झेल सके। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर 1। फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल, यानी लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करना, उन्हें एजुकेशन, स्किल्स और हेल्थ देकर स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स बनाना। एम्पावरमेंट। एग्जैक्टली। और तीसरा कर्तव्य, द विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। ये इंश्योर करना कि डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हर फैमिली, हर कम्युनिटी तक पहुंचे, कोई पीछे न छूटे। बिल्कुल। बेसिकली ये एक 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, इकोनॉमी को ग्रो करो। दूसरा, लोगों को एम्पावर करो। और तीसरा, किसी को पीछे मत छोड़ो। सिंपल एंड पावरफुल। एक मिनट, ड्यूटी बेस्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है फॉर अ स्टूडेंट? सिंपल, स्वच्छ भारत अभियान, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बट देश साफ रखना हमारी ड्यूटी है। दैट्स अ ड्यूटी बेस्ड अप्रोच इन एक्शन। समझे? गुड वन। अच्छा, ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। Definitely. It signifies a shift in policy making towards participatory governance, especially involving the youth. ऐसे स्पेसिफिक डायलॉग्स पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, याद रखना। ओके, द 3 कर्तव्यस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको याद रखने का कोई सिंपल हैक है? बिल्कुल, ऐसे सोचो, EAI, EAI। हाँ, ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा, ए फॉर एस्पिरेशंस, पावर टू आम आदमी, आई फॉर इंक्लूजन, सबका साथ, EAI, सिंपल, लव इट। EAI। और ये कर्तव्य भवन का नाम बदलना, इज इट जस्ट सिंबॉलिक या इसका कोई डीपर एडमिनिस्ट्रेटिव मीनिंग भी है? ये प्राइमरीली सिंबॉलिक है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल सिंबल। ये ब्यूरोक्रेसी और देश के लिए एक टोन सेट करता है कि अब फोकस कर्तव्य पर है। इट्स अ माइंडसेट शिफ्ट। गॉट इट। एंड द टारगेट विकसित भारत बाय 2047,
ये ईयर 2047 ही क्यों? Because 2047 will mark 100 years of India's independence. So the vision is to make India a developed nation in its centenary year. एक monumental goal है. Now, pause and practice saying. The 2026 budget is based on a duty-based governance framework driven by Yuva Shakti with 3 core kartavyas: economic growth, fulfilling aspirations, and inclusive development. The budget's soul is the shift to Kartavya, with youth in the driver's seat and 3 clear duties, EAI, guiding the way. बिल्कुल. चलो अब नेक्स्ट स्टेशन पे चलते हैं। हमने फिलॉसफी समझ ली, पर फिलॉसफी को रियलिटी में कैसे बदलेंगे? उसके लिए चाहिए एक हाई स्पीड इंजन। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिफॉर्म एक्सप्रेस, गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सही है. Broad micro theme: streamlining India's policy and business environment. करेक्ट। अगर इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना है तो पॉलिसीज को फास्ट ट्रैक करना ही पड़ेगा, और सरकार ने इसके लिए एक रिफॉर्म एक्सप्रेस लॉन्च की है। बेसिकली अ सीरीज ऑफ रैपिड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सोर्स कहता है कि ओवर 350 रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए हैं सिंस अगस्त 2025। 350? That's a huge number. ये तो लगभग एक रिफॉर्म रोज का हुआ. इसके हाइलाइट्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इसमें कुछ मेजर माइलस्टोन्स हैं। पहला, रेगुलेटरी ओवरहॉल। सबसे बड़ा हाईलाइट है फुल नोटिफिकेशन ऑफ द 4 लेबर कोड्स। लेबर कोड्स, हाँ. सोचिए, इंडिया के पुराने लेबर लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स थे. कुछ तो ब्रिटिश एरा के थे. उनको रिप्लेस करके अब 4 सिंपल कोड्स हैं: इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. ये बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस आसान बना देगा. अच्छा। दूसरा, टैक्स एंड कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन. जीएसटी को और स्ट्रीमलाइन किया गया है, प्लस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को रैशनलाइज किया गया है. यूसीओज। हाँ, इसका मोटो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग. राइट। लेकिन एमएसएमईज को परेशान किए बिना. ठीक है। और तीसरा, एंड दिस इज वेरी क्लेवर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सेंटर अब स्टेट गवर्नमेंट्स को कंप्लायंस बर्डन्स कम करने के लिए इंसेंटिवाइज कर रहा है. इंसेंटिवाइज कैसे? थ्रू अ चैलेंज लिंक्ड फंडिंग मॉडल. मतलब जो स्टेट अपने यहाँ बिजनेस करना आसान बनाएगा, उसे सेंटर से एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे. वाओ। तो एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो रहा है स्टेट्स के बीच. एग्जैक्टली. ये 4 लेबर कोड्स एग्जाम्स के लिए इनके नाम रटने पड़ेंगे। कोई ट्रिक है इसकी? बिल्कुल. एक्रोनिम यूज करो. IWSO. IWSO. हाँ। I for industrial relations, employer-employee रिश्ता. W for wages, पैसा. S for social security, pension insurance. O for occupational safety, workplace safety. IWSO. रिपीट करो, याद हो जाएगा. IWSO। परफेक्ट। अब ये जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का क्या मतलब है? जीरो डिफेक्ट मतलब प्रोडक्ट्स में कोई गलती ना हो, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी. ओके। जीरो इफेक्ट मतलब एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो. इट्स अबाउट सस्टेनेबल हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग. गॉट इट। और ये चैलेंज लिंक्ड फंडिंग मॉडल फॉर स्टेट्स, इसका मतलब क्या स्टेट ए को स्टेट बी से ज्यादा पैसा मिल सकता है अगर वो रिफॉर्म्स पर बेहतर परफॉर्म करे? प्रिसाइसली. इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग. जो स्टेट बिजनेस एनवायरनमेंट को आसान बनाने में बेहतर काम करेगा, उसे सेंटर से एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा. इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंपेटिटिव फेडरलिज्म. 350 रिफॉर्म्स इतने कम टाइम में, ये थोड़ा ज्यादा फास्ट नहीं है? एक मिनट, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है? कुड इट लीड टू इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज? दैट्स अ वैलिड कंसर्न, और ये क्लासिक गवर्नेंस चैलेंज है. तो इस बार अलग क्या है? अलग ये है कि फोकस डीरेगुलेशन और कंप्लायंस कम करने पर है. अच्छा। मतलब चीजों को सिंप्लीफाई करना, ना कि नई लेयर्स ऐड करना. गोल रोड ब्लॉक्स हटाना है, नए बनाना नहीं. तो स्पीड रूल्स हटाने में है, नए लाने में नहीं. ओके, सो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, QCOs का रैशनलाइजेशन एमएसएमईज के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले स्मॉल एमएसएमईज के लिए कॉम्प्लेक्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत कॉस्टली और डिफिकल्ट था. इमेजिन कीजिए, एक छोटा टॉय मैन्युफैक्चरर जयपुर में, उसके लिए ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की हर टेक्निकलिटी को पूरा करना मुश्किल था. हाँ बिल्कुल। रैशनलाइजेशन का मतलब है स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिकल बनाना, ताकि वो compete कर सकें विदाउट फेसिंग अ ह्यूज कंप्लायंस बर्डन. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग. The Reform Express includes notifying the 4 IWSO labor codes, rationalizing QCOs for MSMEs, and using challenge link funding to promote cooperative federalism. The Reform Express is about cutting red tape fast, modernizing laws, and getting states to compete on making business easier. बिल्कुल. Okay, अब आते हैं first and most powerful engine पर. First कर्तव्य, accelerating economic growth. यहाँ पे असली एक्शन है. इसके अंदर आते हैं इंडिया के फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स. हाँ जी. Broad micro theme, engines of economic expansion and modernization. राइट यहाँ फोकस इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने पर है. पर हर चीज में नहीं. नहीं, हर चीज में नहीं. स्ट्रैटेजी है तो टारगेट वेरी स्पेसिफिक हाई टेक फ्रंटियर सेक्टर्स. इट्स अबाउट क्वालिटी नॉट जस्ट क्वांटिटी. लेट्स ब्रेक डाउन दी सेक्टर्स. सबसे पहले बायोफार्मा. यस, द बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव. फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हेल्थ एंड नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव. शक्ति. हाँ, इसके लिए 10,000 करोड़ का आउटले है. गोल है इंडिया को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का ग्लोबल हब बनाना. ये नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, आम दवाइयों से अलग है. बिल्कुल. ये कॉम्प्लेक्स न्यू एज लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और इसके अंदर 3 नए नाइपर्स भी बनेंगे. नाइपर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. करेक्ट.
नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज समथिंग जो हम सब रोज यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स। करेक्ट। ISM 2.0 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। देखिए, अब तक ISM 1.0 का फोकस असेंबली पर था। मतलब चिप्स बाहर से लाओ और यहाँ असेंबल करो। एग्जैक्टली अब ISM 2.0 में शिफ्ट है टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट ओह, और डेवलपिंग इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP। बेसिकली अब हम सिर्फ चिप्स नहीं बल्कि चिप्स बनाने वाली मशीन्स भी बनाएंगे। इट्स अ ह्यूज लीप अप द वैल्यू चेन। वाओ। Then there's a big push for green energy materials. यस, द रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ बहुत जरूरी हैं। और इनके लिए हम चाइना पर काफी डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल। तो चेंज दिस, ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड जोन्स बनाए जा रहे हैं फॉर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। इसका क्या? उनके लिए है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। ये स्पेसिफिकली खादी और हैंडलूम्स को रीजोइनेट करने के लिए है। अच्छा। ये एक 5 पार्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें समर्थ 2.0 स्किल डेवलपमेंट स्कीम और नेशनल फाइबर स्कीम शामिल है। द आइडिया इज टू कनेक्ट आवर हेरिटेज विद द मॉडर्न ग्लोबल मार्केट। फाइनली इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने पर भी फोकस है केमिकल्स और लॉजिस्टिक्स में। बिल्कुल। इसके लिए 3 नए डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स। 3? हाँ, और एक 10,000 करोड़ रुपए की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की गई है। कंटेनर्स भी हम इंपोर्ट करते हैं? बड़ी क्वांटिटी में। पैंडेमिक में जब कंटेनर्स की कमी हुई तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गया था। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमें लॉजिस्टिक्स में सेल्फ रिलायंट बनाता है। शक्ति का फुल फॉर्म UPSC मेंस में लिखने के लिए आ सकता है, याद कैसे करें? ब्रेक इट डाउन। सस्टेनेबल हेल्थ एंड नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, SHAK। शक्ति इज फॉर हेल्थ एंड नॉलेज। सिंपल कनेक्शन है रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के 4 स्टेट्स, ओडिशा, केरला, AB, TN। इसका कोई निमोनिक सोचो, मिनरल्स कोस्ट पर मिलते हैं, सो थिंक ऑफ कोस्टल स्टेट्स, OKAT। OKAT। हाँ, OKAT द कोस्ट, ओडिशा, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु। ब्रिलियंट। अच्छा, ISM 1.0 और 2.0 में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? ISM 1.0 was about attracting companies to assemble chips in India. AMTP. ISM 2.0 is the next level, designing our own chips, IP और machines, equipment जो chips बनाती हैं। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये इतना बड़ा डील क्यों है? हम कंटेनर्स भी इंपोर्ट करते थे। यस, लास्ट नंबर, ड्यूरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन शॉक्स जैसे पैंडेमिक, कंटेनर शॉर्टेज ने इंडियन ट्रेड को बहुत इफेक्ट किया था। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमें सेल्फ रिलायंट बनाता है लॉजिस्टिक्स में। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, इसका नाम गांधी जी से क्यों जुड़ा है? बिकॉज ऑफ खादी। गांधी जी ने खादी को सेल्फ रिलायंस और ग्राम स्वराज का सिंबल बनाया था। ये स्कीम उसी लेगेसी को मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जोड़ रही है। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग की मैन्युफैक्चरिंग पुशेस आर बायोफार्मा शक्ति, ISM 2.0 for chip equipment, OK at the coast for rare earths, and container hubs for self-reliance. This is about moving from basic to high-tech manufacturing, securing critical minerals, and becoming self-reliant in key sectors. ठीक है, ये बड़ी-बड़ी कंपनीज और सेमीकंडक्टर की बातें हो गई। बट इंडिया की इकोनॉमी की असली जान तो छोटे उद्योग हैं, दी MSMEs। क्या इस बजट में उनके लिए भी कुछ ठोस है या सारा ध्यान बड़े खिलाड़ियों पर ही है? Let's discuss MSMEs as champions. बहुत कुछ है। गवर्नमेंट एक 3-pronged अप्रोच यूज कर रही है MSMEs को सपोर्ट करने के लिए। ये सिर्फ लोन देने की बात नहीं है, ये एक होलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम है। 3 pronged क्या है वो? पहला है इक्विटी सपोर्ट। इसका मतलब है MSMEs को ग्रोथ के लिए सीधा पैसा देना, उनके हिस्सेदार बनकर। अच्छा। इसके लिए एक डेडिकेटेड 10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड बनाया गया है और जो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड 2021 था, उसमें भी 2,000 करोड़ का टॉपअप किया गया है। ठीक है, दूसरा? दूसरा, लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू ट्रेड्स। छोटे कारोबारियों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका पैसा मार्केट में फंसा रहता है। हाँ, पेमेंट्स डिले होती हैं। एग्जैक्टली। ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम इसी का सोल्यूशन है। सोचिए, ये एक डिजिटल बाजार है जहां एक छोटा कारोबारी अपने अटके हुए बिल को ले जाकर तुरंत कैश ले सकता है। वाओ। अब ये मैंडेटरी होगा फॉर ऑल परचेजेस फ्रॉम MSMEs बाय CPSEs। और तीसरा है प्रोफेशनल सपोर्ट। एक नया कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेट मित्रास। कॉर्पोरेट मित्रास। हाँ, ये कॉर्पोरेट मित्रास का आइडिया सिर्फ सलाह देने के बारे में नहीं है, ये भारत के बिजनेस लैंडस्केप का डेमोक्रेटाइजेशन है। ये पैरा प्रोफेशनल्स होंगे जो टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में MSMEs को अफोर्डेबल लीगल और फाइनेंशियल कंप्लायंस सपोर्ट देंगे। तो अब अच्छी सलाह सिर्फ बड़े शहरों के बड़े बिजनेस तक सीमित नहीं रहेगी। बिल्कुल। आई लव दैट कॉर्पोरेट मित्रास आइडिया। इट्स लाइक टेकिंग द CA एंड लॉयर्स ऑफिस टू द स्मॉल टाउन्स। और एक टैक्स प्रपोजल भी है, राइट? यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। कुरियर एक्सपोर्ट्स पर जो 10 लाख रुपए पर कंसाइनमेंट की वैल्यू कैप थी, उसे हटा दिया गया है। ओह, ये तो गेम चेंजर है। बहुत बड़ा। छोटे हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, ई-कॉमर्स सेलर्स, बुटीक ओनर्स जो Amazon या Etsy जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेशनली सेल करते हैं, अब वो हाई वैल्यू कंसाइनमेंट्स भी इजीली भेज सकते हैं। ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली काम कैसे करता है इन सिंपल टर्म्स? सोचो, एक MSME ने भेल एक CPSE को माल बेचा। राइट। भेल 60 दिन बाद पेमेंट करेगा। MSME को पैसा आज चाहिए। राइट। वो इस बिल को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर डालेगा, जहां बैंक उसे डिस्काउंट पर खरीद लेगा और MSME को इंस्टेंट पेमेंट कर देगा। वाओ। इट सॉल्व्स द कैश फ्लो प्रॉब्लम। वाओ, दैट्स अ गेम चेंजर। तो ट्रेड्स, जेम और CGT-MSE, इनका इंटरलिंकेज कैसे काम करेगा? थिंक ऑफ इट एज अ चेन। MSME जेम पर ऑर्डर लेता है,
उसकी इनवॉइस ट्रेड्स पर डिस्काउंट होती है। ओके। और CGTMSE उस इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए बैंक को गारंटी देता है। एक सीमलेस सिक्योर सिस्टम बन जाता है। कॉर्पोरेट मित्रास, ये कॉन्सेप्ट नया है। क्या इससे न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी? यस, एब्सोल्युटली। ये एक नया कैडरे ऑफ पैरा प्रोफेशनल्स क्रिएट करेगा, जैसे कंपनी सेक्रेटरीज या अकाउंटेंट्स के असिस्टेंट्स, स्पेशली इन स्मॉलर टाउन्स जहां एक्सेस टू हाई कॉस्ट प्रोफेशनल्स कम है। कोरियर एक्सपोर्ट से 10 लाख रुपए की कैप हटाने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? स्मॉल हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस, ई-कॉमर्स सेलर्स, बुटीक ओनर्स जो Amazon या Etsy जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेशनली सेल करते हैं। अब वो हाई वैल्यू कंसाइनमेंट्स भी इजीली भेज सकते हैं। इक्विटी सपोर्ट और लिक्विडिटी सपोर्ट में क्या डिफरेंस है? Equity support is like someone investing in your company and becoming a part owner, यानी हिस्सेदार। Liquidity support is about making sure you have enough cash for day-to-day operations, working capital के लिए। दोनों जरूरी हैं। Now pause and practice saying MSMEs are supported through a three-pronged approach: equity via funds, liquidity via trades, and professional support via corporate mitras. The focus is on giving MSMEs money to grow, ensuring they get paid on time, and providing affordable expert help. लेकिन इन सब बड़े विचारों को जमीन पर उतारने के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा और मजबूत बुनियाद, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार इस मोर्चे पर क्या कर रही है? लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स और अर्बनाइजेशन। यहाँ जो नंबर है वो स्टैगरिंग है। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो पैसा जो सरकार देश में सड़क, पुल, बंदरगाह जैसी लॉन्ग लास्टिंग एसेट्स बनाने में लगाती है, हाँ, उसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। 12.2 लाख करोड़। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, FY15 में ये नंबर सिर्फ 2 लाख करोड़ था। वाओ, और फोकस है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर। ये मैसिव अमाउंट जा कहाँ रहा है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये जा रहा है एक मिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स और उन्हें फंड करने के लिए नए फाइनेंशियल व्हीकल्स में। नए फाइनेंशियल व्हीकल्स? हाँ, 2 इंटरेस्टिंग टूल्स यूज हो रहे हैं। पहला, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। सोचिए, बैंक एक बहुत बड़ा पुल बनाने के लिए लोन देने से डर रहा है। ठीक है। यहाँ सरकार एक गारंटर की तरह आगे आती है और कहती है, तुम लोन दो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो नुकसान का एक हिस्सा हम भरेंगे। अच्छा, रिस्क को कम करने के लिए। एग्जैक्टली। दूसरा, रीट्स का यूज करके CPSEs के रियल एस्टेट एसेट्स को रिसाइकिल करना। रिसाइकिल करना मतलब सरकारी कंपनीज अपनी अनयूज्ड लैंड या बिल्डिंग्स को मार्केट में सेल करके पैसा रेज करेंगी और उससे नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगी। गॉट इट। और मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? लिस्ट लंबी है। एक, न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दनकुनी से सूरत तक। ईस्ट से वेस्ट। हाँ, 20 नए नेशनल वाटरवेज को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। एक कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम है, एक सी प्लेन VGF स्कीम भी है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। सी प्लेन्स। और ईस्ट इंडिया के लिए पूर्वोदया, द इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और शहरों के लिए अर्बनाइजेशन। फोकस अब Tier 2, Tier 3 सिटीज और टेम्पल टाउन्स पर शिफ्ट हो रहा है। इन्हें कनेक्ट करने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, ग्रोथ कनेक्टर्स अनाउंस हुए, जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी एक्सेट्रा। 12.2 लाख करोड़, ये इतना ज्यादा केपेक्स जरूरी क्यों है? इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जब गवर्नमेंट सड़क बनाती है तो स्टील, सीमेंट, लेबर सबकी डिमांड बढ़ती है। इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट होती हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है। ये एक वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ को किक स्टार्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड और वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF में क्या फर्क है? IRGF लेंडर यानी बैंक को गारंटी है। अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ, फंड बैंक को कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है। VGF प्रोजेक्ट डेवलपर को डायरेक्ट ग्रांट है, ताकि एक फाइनेंशियली अनवायबल लेकिन सोशली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वायबल बन सके। एक लेंडर को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा डेवलपर को सपोर्ट करता है। What is this recycling of real estate assets? Sounds like recycling plastic. गुड एनालॉजी। मतलब गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज अपनी अनयूज्ड लैंड या बिल्डिंग्स को रीट्स के थ्रू मार्केट में सेल करके पैसा रेज करेंगी और उस पैसे को नए प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगी। The 7 high-speed rail corridors. UPSC might ask to match the pairs. Any logic to them? Yes. Notice the pattern. They connect major economic hubs. Mumbai, Pune, financial auto, Hyderabad, Bengaluru, IT, Delhi, Varanasi, capital cultural. They are designed to cut travel time between key industrial and knowledge centers. National waterways versus coastal shipping. Are they the same thing? Not exactly. National waterways रिवर्स पर हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र। Inland, coastal shipping, इंडिया की कोस्टलाइन के साथ सी रूट का यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात से वेस्ट बंगाल तक। दोनों का एम लो कॉस्ट, इको फ्रेंडली कार्गो ट्रांसपोर्ट है। Now pause and practice saying. The massive 12.2 lakh crore capex will fund projects like the Dankani-Surat Freight Corridor, 20 new national waterways, and 7 high-speed rail growth connectors. The government is spending big on building world-class infrastructure, from freight corridors to bullet trains to connect India and boost growth. Growth के लिए energy चाहिए, और वो energy clean होनी चाहिए. So the last part of the first कर्तव्य is ensuring long-term energy security. Right. यहाँ 2 गोल्स हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, यानी हमें एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े, और सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी, यानी हमारी एनर्जी क्लीन हो। इसमें सबसे फ्यूचरिस्टिक है द कार्बन कैप्चर मिशन। CCUS। हाँ,
एक मैसिव 20,000 करोड़ रुपए का आउटले है फॉर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। ये काम कैसे करता है? बेसिकली स्टील या सीमेंट प्लांट से निकलने वाले CO2 को हवा में जाने से पहले ही कैप्चर करके स्टोर करना या यूज करना, ताकि हम अपने नेट जीरो टारगेट्स मीट कर सके। इंटरेस्टिंग। और दूसरा अप्रोच है कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशंस ऑन क्रिटिकल ग्रीन कंपोनेंट्स टू प्रमोट मेक इन इंडिया। जैसे लिथियम आयन सेल्स, बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स बनाने के लिए जो मशीनरी इंपोर्ट होती है उस पर एग्जेम्पशन एक्सटेंड की गई है। ठीक है। सोडियम एंटिमोनेट, ये सोलर ग्लास बनाने के लिए यूज होता है। इसके इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पर जो BCD एग्जेम्पशन है उसे 2035 तक एक्सटेंड किया गया है। और अब ये सभी प्लांट्स पर लागू होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटी। और बायोगैस के लिए भी कुछ है? हाँ, बायोगैस ब्लेंडेड CNG पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है उसमें से बायोगैस की वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया गया है। इससे ब्लेंडेड CNG सस्ती हो जाती है और बायोगैस को प्रमोशन मिलता है। CCUS टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है। इज इट कमर्शियली वायबल येट? ये अभी ग्लोबली एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और थोड़ी महंगी हो सकती है, इसीलिए तो सरकार 20,000 करोड़ रुपीस डाल रही है। ये फंड इंडियन कंपनीज को R&D और पायलट प्रोजेक्ट स्केल अप करने में मदद करेगा ताकि ये सस्ती और एफिशिएंट हो सके। सोलर ग्लास के लिए सोडियम एंटीमोनेट पर BCD एग्जेम्पशन इतना स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि ये पूरे सोलर वैल्यू चेन की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है। हम सिर्फ सोलर पैनल्स असेंबल नहीं करना चाहते, बल्कि उसका हर कंपोनेंट, ग्लास, सेल्स एक्सेट्रा इंडिया में बनाना चाहते हैं। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टारगेटेड पॉलिसी। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पर एग्जेम्पशन को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटी एक्सपैंड करने का क्या सिग्निफिकेंस है? पहले ये बेनिफिट्स शायद सिर्फ लार्ज कैपेसिटी प्लांट्स को मिलते थे। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs जैसी न्यू एज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को भी ये बेनिफिट मिलेगा। इट फ्यूचर प्रूफ्स द पॉलिसी। ब्लेंडेड CNG में से बायोगैस की वैल्यू को हटाने से कंज्यूमर को कितना फायदा होगा? डायरेक्टली इससे फाइनल फ्यूल सस्ता हो जाएगा। इनडायरेक्टली ये बायोगैस प्रोडक्शन में और इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करता है, जो सर्कुलर इकोनॉमी और रूरल इनकम्स के लिए बहुत अच्छा है। अ विन विन सिचुएशन। हम लिथियम आयन सेल्स के लिए कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। इज दिस नॉट अगेंस्ट द मेक इन इंडिया गोल? नॉट रियली। एग्जेम्पशन कैपिटल गुड्स पर है, यानी वो मशीनरी जिससे सेल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा। तो हम फैक्ट्री इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि सेल्स इंडिया में बनाएं। फाइनल प्रोडक्ट द बैटरी सेल मेड इन इंडिया होगा। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। Now pause in practice saying energy security is being addressed via a 20,000 crore CCUS mission and targeted customs duty exemptions for solar, battery, nuclear and biogas sectors. The plan is to secure our energy future by investing heavily in green technologies and making it cheaper to manufacture clean energy components in India. Okay, इकोनॉमी को हमने एक्सेलरेट कर दिया, पर इकोनॉमी लोगों के लिए है, लोग इकोनॉमी के लिए नहीं। अब आते हैं लोगों की एस्पिरेशंस पर। टॉपिक सेकंड कर्तव्य, फुलफिलिंग एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। यहाँ फोकस है सर्विसेज सेक्टर और ह्यूमन कैपिटल पर। बिल्कुल, ब्रॉड माइक्रो थीम, इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल एंड द सर्विसेज सेक्टर। यस, ये सोशल मोबिलिटी के ट्विन इंजन्स हैं। इंडिया ऑलरेडी IT सर्विसेज में पावर हाउस है। अब गोल है दूसरी हाई वैल्यू सर्विसेज में एक्सपैंड करना। इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। इंडिया का ग्लोबल शेयर इन सर्विसेज में 10% तक ले जाना बाय 2047। फोकस हाई एंड बैंकिंग, लीगल और कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट्स पर है। ठीक है। और नेक्स्ट एक बहुत कूल सेक्टर है, द ऑरेंज इकोनॉमी, AVGC। ऑरेंज इकोनॉमी? हाँ, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब सेटअप किए जाएंगे। वाओ, 2 मिलियन जॉब्स बाय 2030। और एजुकेशन में क्या है? यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, 5 इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनेंगे मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास। आइडिया है एकेडमिया और इंडस्ट्री के गैप को ब्रिज करना। सोचिए, एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के पास एक यूनिवर्सिटी जिसका करिकुलम ऑटोमोटिव डिजाइन पर फोकस्ड है। एक परफेक्ट इकोसिस्टम क्रिएट होगा। एग्जैक्टली। हेल्थ और केयर सेक्टर में प्राइमरी हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने के लिए 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स AHPs ऐड किए जाएंगे, जैसे रेडियोलॉजिस्ट्स, ऑप्टोमेट्रिस्ट्स, लैब टेक्नीशियंस एक्सेट्रा। और आयुर्वेदा और मेडिकल टूरिज्म के लिए 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा और 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनेंगे। तो इंडिया को एक टॉप वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरफ पोजीशन करने की कोशिश है। बिल्कुल। फिर है स्टेम एम्पावरमेंट। सोशल इक्विटी के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशंस के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है। और फाइनली डिजाइन एंड स्पेस साइंस। ईस्ट इंडिया में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID लॉन्च होगा और 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को अपग्रेड किया जाएगा टू प्रमोट एस्ट्रोफिजिक्स। ऑरेंज इकोनॉमी में नाम क्यों? ये क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक टर्म है। ऑरेंज कलर क्रिएटिविटी, एनर्जी और यूथ से एसोसिएट किया जाता है, तो AVGC, आर्ट्स, मीडिया, ये सब ऑरेंज इकोनॉमी का हिस्सा हैं। यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स नियर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इसका एक प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या होगा? सोचो,
एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के पास एक यूनिवर्सिटी है जिसका करिकुलम स्पेशल ऑटोमोटिव डिजाइन एंड रोबोटिक्स पर फोकस्ड है। स्टूडेंट्स को रेलेवेंट इंटर्नशिप्स मिलेंगी, इंडस्ट्री को स्किल्ड ग्रेजुएट्स। इट क्रिएट्स अ परफेक्ट इकोसिस्टम। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स AHPs डॉक्टर से अलग कैसे हैं और इनकी इतनी जरूरत क्यों है? AHPs ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन, एक डाइटिशियन। एक डॉक्टर अकेले सब नहीं कर सकता। AHPs डॉक्टर्स का वर्कलोड कम करते हैं और हेल्थ केयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। Why a specific NID for the East region of India? ये रीजनल डेवलपमेंट पुश का हिस्सा है। आइडिया है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस पूरे देश में बनाना, ना कि सिर्फ कुछ बड़े शहरों में कॉन्सेंट्रेट करना। इट प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। Global share in services में 10% by 2047. ये ambitious goal है या achievable है? एम्बिशियस है बट अचीवेबल है। इंडिया ऑलरेडी IT सर्विसेज में पावर हाउस है। अब गोल है दूसरी हाई वैल्यू सर्विसेज जैसे फाइनेंशियल, कंसल्टिंग, हाई एंड लीगल सर्विसेज, टेलीमेडिसिन एटसेट्रा में एक्सपैंड करना। हाई पावर्ड कमिटीज के लिए रोड मैप बनाएगी। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिसिंग। This second Kartavya focuses on human capital by setting up AVGC labs in schools, creating university townships, adding 100,000 AHPs, and promoting STEM for girls. This duty is all about investing in people, their skills, health, and education to power the next wave of growth, especially in the creative and services sectors. Finally, हम आते हैं थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य पर। ग्रोथ तो हो, but it should be for everyone. Topic: थर्ड कर्तव्य, सबका साथ, सबका विकास। हाँ जी, broad micro theme, ensuring inclusive and last mile development. ये रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज को टेक्नोलॉजी और टारगेटेड इंटरवेंशन से ब्रिज करने के बारे में है। तो इसमें क्या-क्या इनिशिएटिव्स हैं? पहला है फिशरीज एंड अमृत सरोवर्स। 500 रिजर्वोयर्स और कोस्टल वैल्यू चेन्स का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टू एम्पावर फिश फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस FPPOs। FPPOs से क्या फायदा होगा? इंडिविजुअल स्मॉल फिशरमैन को अक्सर मिडलमैन से बहुत कम दाम मिलता है। FPPO बनाकर वो बेहतर बार्गेनिंग पावर और मार्केट एक्सेस पा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट? हेरिटेज टूरिज्म। 15 आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे लोथल और राखीगढ़ी को वाइब्रेंट एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशंस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। एक्सपीरियंशियल मतलब? IT और AVG स्किल ट्रेनिंग, इसे सपोर्ट करने के लिए LMCO के हाईटेक असिस्टिव डिवाइस प्रोडक्शन को एक्सपैंड किया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप शी-मार्ट्स। अब फोकस सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर नहीं, बल्कि उन्हें सेल्फ हेल्प एंटरप्राइजेज में कन्वर्ट करना है। SHG से शीज। The key change is formalization and scale. Small informal groups से properly registered businesses बनाना। रीजनल डेवलपमेंट के लिए? पूर्वोदया। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर फोकस है और नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट सर्किट्स डेवलप किए जाएंगे फॉर स्पिरिचुअल टूरिज्म। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, मेंटल हेल्थ। हाँ, नॉर्थ इंडिया में एक निम्हांस 2 एस्टैब्लिश किया जाएगा। निम्हांस 2? हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। ओरिजिनल बेंगलुरु में है। नॉर्थ में एक सेकंड कैंपस एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक्सेस बढ़ा देगा। एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशंस, इसका क्या मतलब है? सिर्फ म्यूजियम से अलग कैसे है? It's about immersive experiences. So at Lothal, you won't just see ruins, you might experience a virtual reality tour of the ancient port city or participate in a workshop on ancient pottery making. It's about living the history, not just seeing it. From self-help groups to self-help enterprises, what's the key change here? The key changes formalization and scale. SHGs are often small, informal groups. SHEs will be properly registered businesses with access to credit, branding, and larger markets. It's a move from subsistence to entrepreneurship. The original Nimhans is in Bengaluru, in the south. For a long time, high-quality institutional mental health care was geographically concentrated. A second campus in the north makes it accessible to a huge population, addressing a major regional imbalance. What is the significance of developing Buddhist circuits in the Northeast? The Northeast has a deep Buddhist heritage. Developing these circuits will not only boost spiritual tourism from countries like Thailand, Japan, and Vietnam, but also lead to significant infrastructure development, roads, hotels in the region, creating local jobs. FPPOs for fisheries. What problem are they trying to solve? Individual small fishermen often get very low prices for their catch from middlemen. By forming an FFPO, like a cooperative, they can aggregate their catch, get better bargaining power, access cold storage, and even get into processing and export. It helps them move up the value chain. Now, pause and practice saying, the third Kartavya ensures inclusivity through initiatives like turning heritage sites like Lothal into experiential destinations, creating she-marts for women, and establishing Nimhans 2 in North India. This duty focuses on ensuring that development reaches everyone, from fishers and women entrepreneurs to people with disabilities, and that regional imbalances are corrected. Okay, सारी प्लानिंग हो गई। अब आते हैं हिसाब किताब पर। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा? Topic: Fiscal matters. हाँ, broad macro theme, the math behind the budget deficits and numbers. बिल्कुल। शुरू करते हैं 16th Finance Commission से। इसकी में रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली गई है। Vertical devolution of central taxes to states will remain at 41%.
41%। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये स्टेट्स को उनके बजट प्लान करने के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी देता है। ये फिस्कल फेडरलिज्म का कॉर्नरस्टोन है। स्टेट्स को 1.4 लाख करोड़ रुपीस एज फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स भी दिए जाएंगे फॉर FY 2026-27। Now let's talk about the big words, fiscal consolidation. इसका सिंपल मतलब है गवर्नमेंट अपने डेट यानी कर्ज को कंट्रोल में ला रही है। गोल है डेट टू GDP रेशियो को कंसिस्टेंटली कम करना। और इस पर प्रोग्रेस कैसी है? गवर्नमेंट ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5% ऑफ GDP बाय 2025-26। नंबर्स ये दिखाते हैं। ओके। RE 2025-26 यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट में फिस्कल डेफिसिट 4.4% ऑफ GDP है और BE 26-27 बजट एस्टिमेट के लिए टारगेट और कम करके 4.3% ऑफ GDP रखा गया है। तो एक क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड है। बिल्कुल। And what about the actual numbers, receipts and expenditure for FY 26-27 BE? नॉन डेट रिसीट्स यानी बिना बोरोइंग के इनकम 36.5 लाख करोड़ प्रोजेक्टेड है। और खर्चा? टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है 53.5 लाख करोड़ और सेंटर के नेट टैक्स रिसीट्स 28.7 लाख करोड़ प्रोजेक्टेड है। चलो की डेफिसिट टर्म्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट RD, जब गवर्नमेंट का रोज का खर्चा उसकी रोज की कमाई से ज्यादा हो। सही। फिस्कल डेफिसिट FD, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बेसिकली सरकार को कुल कितनी उधारी की जरूरत है। करेक्ट। प्राइमरी डेफिसिट PD, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास लोन्स। ये करंट ईयर की फिस्कल हेल्थ बताता है। एकदम ठीक। 41% डिवोल्यूशन टू स्टेट्स। व्हाई इज दिस नंबर सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये डिटरमिन करता है कि सेंटर्स की टैक्स कलेक्शन का कितना हिस्सा स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा। 41% जैसा एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल नंबर स्टेट्स को अपने बजट्स इफेक्टिवली प्लान करने देता है। ये फिस्कल फेडरलिज्म का कॉर्नरस्टोन है। फिस्कल डेफिसिट कम करना आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है? अगर डेफिसिट हाई होता है तो गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करती है। इससे मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन हो सकता है और प्राइवेट कंपनीज के लिए बोरो करना महंगा हो जाता है। अ लोअर डेफिसिट मीन्स अ मोर स्टेबल एंड हेल्दी इकोनॉमी फॉर एवरीवन। Primary deficit versus fiscal deficit, which is a better indicator of the current government's performance. प्राइमरी डेफिसिट क्योंकि ये इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा देता है जो पिछली सरकारों के लोन्स पर होते हैं। PD हमें बताता है कि इस साल इस गवर्नमेंट ने अपने खर्चों को अपनी कमाई से कितना ज्यादा किया है। इट शोज करंट फिस्कल डिसिप्लिन। Revised estimate RE और budget estimate BE में क्या अंतर है? BE फाइनेंशियल ईयर के शुरू में अनाउंस किया गया बजट है, एक फोरकास्ट। RE अगले बजट में पेश किया गया रिवाइज्ड फिगर है जो साल के लगभग 9-10 महीनों के एक्चुअल डेटा पर बेस्ड होता है, एक ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट। डेट टू GDP रेशियो कम होने से एडिशनल फिस्कल स्पेस कैसे क्रिएट होता है? अगर आपका टोटल कर्ज यानी डेट कम है तो आपको उस पर कम ब्याज यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो पैसा ब्याज में बच रहा है दैट इज द एडिशनल फिस्कल स्पेस। अब गवर्नमेंट उस पैसे को स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या रोड्स पर खर्च कर सकती है। Now pause in practice saying the government is on the path of fiscal consolidation, targeting a fiscal deficit of 4.3% in BE 2026-27 while maintaining the 41% tax devolution to states as per the 16th Finance Commission. The government is tightening its belt by reducing borrowing, ensuring states get their fair share of taxes, and aiming for a healthier financial future. So what does this all mean? हमने यूनियन बजट 2026-27 का एक कॉम्प्रिहेंसिव टूर किया। This isn't just an economic document दोस्त, it's a statement of intent. ये एक कहानी है उस दिशा के बारे में जिसमें इंडिया अगले 25 साल तक जा रहा है। Absolutely. चलो एक फाइनल क्विक रीकैप करते हैं। ठीक है। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग द यूनियन बजट 2026-27, अ युवा शक्ति ड्रिवन रोड मैप। हमने फिलोसॉफिकल शिफ्ट से शुरू किया तो कर्तव्य बेस्ड फ्रेमवर्क जो इकोनॉमिक ग्रोथ, एस्पिरेशन और इंक्लूजन की 3 ड्यूटीज पर चलता है। राइट। हमने रिफॉर्म एक्सप्रेस को देखा जो हमारे लॉज और बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉडर्नाइज कर रहा है, जैसे कि 4 IWSO लेबर कोड्स। हमने फर्स्ट कर्तव्य को डिटेल में एक्सप्लोर किया, मैसिव केपेक्स, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पुशेस जैसे ISM 2.0 और बायोफार्मा शक्ति, और MSMEs के लिए एक 3-pronged सपोर्ट सिस्टम। सही। फिर हम सेकंड कर्तव्य पर गए, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करने पर फोकस थ्रू द ऑरेंज इकोनॉमी, न्यू हेल्थ प्रोफेशनल्स और यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स। हाँ। हमने थर्ड कर्तव्य के साथ फिनिश किया, इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करना थ्रू हेरिटेज टूरिज्म, शी मार्ट्स फॉर वुमेन और बेहतर मेंटल हेल्थ केयर एक्सेस। और आखिर में हमने फिस्कल मैथ को समझा, जिसमें फिस्कल कंसोलिडेशन और स्टेबिलिटी का एक क्लियर बात दिखाई दिया। एकदम सही। ये बजट विकसित भारत एट 2047 के लिए एक फाउंडेशन स्टोन है। बट हियर्स अ फाइनल थॉट टू मल ओवर। कर्तव्य या ड्यूटी पर इतने स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के साथ अगले डेकेड में इंडिया में एक गुड सिटीजन की डेफिनेशन कैसे इवॉल्व हो सकती है? क्या यह सिर्फ रूल्स फॉलो करने तक सीमित रहेगा या इसमें नेशनल गोल्स के लिए एक्टिव कंट्रीब्यूशन भी शामिल हो जाएगा? समथिंग टू थिंक अबाउट। A fascinating question. That's a deep dive for another day. बिल्कुल। Until then, keep learning, keep questioning. हे दोस्त, एक सवाल है, क्या कभी सोचा है कि यूनियन बजट जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है
वो एक्चुअली आपकी फैमिली ट्रिप, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग और यहाँ तक कि आपकी फ्यूचर जॉब को कैसे अफेक्ट करता है? हाँ, मतलब ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, दिस इज लिटरली द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइव्स। बिल्कुल। और आज हम यूनियन बजट 2026-27 के टैक्स प्रपोजल्स की गहराई में उतरेंगे। एग्जैक्टली। और हमारा मिशन इसे इतना सिंपल और इंटरेस्टिंग बना देंगे कि हर एक पॉइंट, मतलब हर एक, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, प्रॉमिस। तो आज का हमारा नॉलेज एडवेंचर कैसा दिखेगा? एक प्रॉपर लर्निंग मैप है। फर्स्ट हम एंटर करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस की दुनिया में, जहां हम न्यू इनकम टैक्स लॉ से लेकर ईज ऑफ लिविंग प्रपोजल्स और आईटी सेक्टर के लिए न्यू रिफॉर्म्स तक सब कुछ देखेंगे। और फिर विल जंप टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि एक सुपर इंटरेस्टिंग एरिया है। वहां हम कस्टम्स ड्यूटी सिंप्लीफिकेशंस, एक्सपोर्ट्स के लिए मेजर बूस्ट्स और ये भी समझेंगे कि टैक्सेस इंडिया के ग्रीन एनर्जी फ्यूचर को कैसे शेप कर रहे हैं। रेडी हो इस जर्नी के लिए? आई थिंक सो। चलो शुरू करते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम, a detailed analysis of the key tax proposals of the Union Budget 2026-27. Broad micro theme. तो सबसे पहले the big one, a brand new income tax law. आपको भी टैक्स फॉर्म्स देखकर वो थोड़ा डर लगता है? है? किसको नहीं लगता? Well, the government is saying अब नहीं लगेगा। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, तो चलो इसमें अच्छे से डाइव करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट पुराने 1961 वाले इनकम टैक्स एक्ट को एक नए सुपर सिंपल लॉ से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। मेन गोल एकदम साफ है, टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना। आई लव दैट आइडिया। सोचो पहले टैक्स फाइलिंग एक डिफिकल्ट पजल जैसी थी, है ना? हाँ जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग मिसमैच्ड पीसेस थे। हाँ। अब नया कानून एक सिंपल लेगो सेट की तरह पिच किया जा रहा है, जिसकी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं और जिसे कोई भी आसानी से जोड़ सकता है। कूल ना? दैट्स अ परफेक्ट एनालॉजी। चलो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके। इसका इंट्रोडक्शन, द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग अ कंप्लीटली न्यू इनकम टैक्स एक्ट, और ये समझना होगा कि दिस इज अ मैसिव, मतलब वंस इन अ जनरेशन चेंज। हम 60 साल पुरानी किताब फेंककर एक नई लिख रहे हैं। वाओ। बैकग्राउंड ये है कि पुराना 1961 का कानून, 1961 का था, 60 साल से भी ज्यादा पुराना। इन सालों में इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो गई, एक डिजिटल इकोनॉमी आ गई है, ग्लोबल ट्रांजैक्शंस कॉमन है, तो कानून को भी बदलना जरूरी था, समझे? राइट। इतना पैचवर्क हो गया होगा अमेंडमेंट से। एग्जैक्टली, इट हैड बिकम अ जंगल ऑफ क्लॉजेस। अब इसका कोर लॉजिक, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा। इसमें रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया है, फॉर्म्स को फ्रॉम स्क्रैच रीडिजाइन किया गया है ताकि ऑर्डिनरी टैक्स पेयर्स को कोई परेशानी ना हो। द एंटायर फोकस इज ऑन वन सिंगल प्रिंसिपल, इजी कंप्लायंस। इजी कंप्लायंस। हाँ, और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट आम आदमी के लिए इसका मतलब है कम पेपर वर्क, कम कंफ्यूजन और होपफुली टैक्स कंसल्टेंट्स पर कम डिपेंडेंसी फॉर सिंपल फाइलिंग्स। और यूपीएससी रेलेवेंस की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2026, और कौन सा एक्ट रिप्लेस हो रहा है? 1961 एक्ट। ये दोनों ही एक्सट्रीमली क्रूशियल हाई यील्ड पॉइंट्स हैं। अच्छा। तो कंक्लूजन ये है कि दिस स्टेप इज अ बिग लीप टैक्स सिस्टम को सिटीजन फ्रेंडली और मॉडर्न बनाने की तरफ। इट्स अबाउट मूविंग फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू अ सिस्टम ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, चलो इसको लॉक करते हैं कुछ क्विक क्वेश्चन से। फर्स्ट, ये नया एक्ट आखिर कब से इफेक्टिव होगा? डेट तो सुपर इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। बिल्कुल, द डेट इज 1 अप्रैल 2026। एक अच्छा मेमोरी हैक है इसको फाइनेंशियल न्यू ईयर से जोड़ना। न्यू फाइनेंशियल ईयर, न्यू टैक्स लॉ, सिंपल। नाइस। और ये किस पुराने एक्ट को रिप्लेस कर रहा है? वो साल एक क्लासिक प्रीलिम्स क्वेश्चन है। इट्स रिप्लेसिंग द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। एक और मेमोरी हैक, इसको इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962 से ठीक एक साल पहले का एक्ट करके याद रखो, ऐसे एसोसिएट करके 1961। परफेक्ट। इस नए लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इन वन सिंगल फ्रेज, लाइक अ टैगलाइन। The official tagline and the core idea is easy compliance for ordinary taxpayers. बस ये फ्रेज याद रखना। It's the why behind this entire move. और इन रीडिजाइन फॉर्म्स का कोई स्पेसिफिक बेनिफिट बताया गया है? मतलब हाउ आर दे बेटर? Yes, the goal is to make them intuitive and simple. सोचो, एक मॉडर्न ऐप इंटरफेस वर्सेस एक पुरानी गवर्नमेंट वेबसाइट। The idea is you shouldn't need a tax expert for basic filing. तो हमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 नाम याद रखना है। द ईयर इज पार्ट ऑफ द नेम इटसेल्फ, राइट? Correct. 2025 is part of the official name of the new act. Don't get confused by the 2026 implementation date. The act is the 2025 act. Perfect. Now pause and practice saying the Income Tax Act 2025, effective from April 1, 2026, replaces the 1961 Act to ensure easy compliance. In short, a simpler, user-friendly and modern tax law is coming to replace the old complicated one. Next up, एक थीम जिसका नाम है Ease of Living. Basically, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक टैक्स रूल्स में रिलीफ दी है ताकि आम आदमी की फाइनेंशियल लाइफ थोड़ी आसान हो। ये काफी टारगेटेड चेंजेस हैं। मुझे ये छोटे-छोटे गिफ्ट्स की तरह लगते हैं। जैसे बर्थडे पर एक छोटा सा थॉटफुल गिफ्ट भी बहुत खुशी देता है, वैसे ही ये टैक्स रिलीफ्स आम आदमी के लिए फाइनेंशियल हैप्पीनेस और स्ट्रेस कम करने के लिए है। Let's break it down. First subtopic, motor accident claims. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंट्रोडक्शन। सोचो किसी का ट्रैजिक एक्सीडेंट हो जाता है और लंबी लीगल लड़ाई के बाद उसे कोर्ट से कॉम्पेंसेशन मिलता है।
उस कॉम्पेंसेशन पर भी टैक्स देना पड़े तो कितना अनफेयर लगेगा ना। बहुत ज्यादा। इसका बैकग्राउंड ये था कि पहले इस कॉम्पेंसेशन के इंटरेस्ट कंपोनेंट पर टैक्स लायबिलिटी को लेकर काफी एम्बिग्युइटी थी। इससे पीड़ितों को जो पहले से ही परेशान थे और मुश्किल होती थी। अच्छा। अब कोर लॉजिक एकदम सिंपल और क्लियर है। मोटा एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल से मिलने वाले इंटरेस्ट पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, पीरियड। प्लस एक सेकंड बेनिफिट, इस पर कोई टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी नहीं कटेगा। दैट्स अ ह्यूज रिलीफ। बिल्कुल। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि एक्सीडेंट विक्टिम्स और उनके परिवारों को ऐसी तकलीफ के समय में एक अहम फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगी। और यूपीएससी के लिए 2 की फ्रेजेस याद रखने हैं, एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट और नो टीडीएस। ये कंपैशनेट गवर्नेंस पर मेंस आंसर्स के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। सही है। कंक्लूजन, दिस इज अ वेरी ह्यूमेन, कंपैशनेट एंड सिटीजन सेंट्रिक मूव। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पर, जिससे काफी लोग खुश होंगे। टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर पैकेजेस। फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। हाँ, इसका बैकग्राउंड, पहले ओवरसीज टूर पैकेजेस पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की दरें मतलब रेट्स हाई थे और रूल्स थोड़े कंफ्यूजिंग थे। इससे ट्रिप का अपफ्रंट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बढ़ जाता था। राइट, बुकिंग के टाइम पे ज्यादा पैसा देना पड़ता था। एग्जैक्टली। अब इसका कोर लॉजिक, टीसीएस रेट को एक यूनिफॉर्म 2% कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज विदाउट एनी मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। इसका मतलब पैकेज चाहे कितना भी सस्ता या महंगा हो, रेट सिर्फ 2% ही रहेगा। ओह वाह। Conclusion, this simplifies the process and makes planning foreign travel more affordable from a cash flow perspective. ऑसम। और तीसरा सब टॉपिक है टीसीएस अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या एलआरएस। क्या आपके बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं या किसी फैमिली मेंबर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे भेजते हैं, ये आपके लिए है। हाँ, बैकग्राउंड, एलआरएस के अंडर एजुकेशन और मेडिकल पर्पसेस के लिए विदेश पैसे भेजने पर 5% टीसीएस लगता था, जो एक बड़ा अमाउंट होता था, स्पेशली यूनिवर्सिटी फीस या हॉस्पिटल बिल्स जैसे बड़े अमाउंट्स पर। 5% इज अ लॉट, इट इज। अब कोर लॉजिक, सरकार ने इस टीसीएस रेट को 5% से घटाकर 2% कर दिया है, लेकिन प्लीज याद रखें, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पसेस ओनली। ओके, ओनली दोस टू। हाँ। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड यूपीएससी रेलेवेंस, ये सीधे स्टूडेंट्स और पेशेंट्स के परिवारों पर फाइनेंशियल बर्डन कम करेगा। यूपीएससी के लिए 5% से 2% का चेंज और स्पेसिफिक पर्पसेस एजुकेशन और मेडिकल क्रूशल फैक्ट्स हैं। ऐसे स्पेसिफिक चेंजेस पर वो सवाल पूछना पसंद करते हैं। ओके, टाइम फॉर अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड फॉर दिस ईज ऑफ लिविंग सेक्शन। पहला, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स पर क्या 2 मेन रिलीफ्स दी गई हैं? लेट्स रिवाइज। फर्स्ट, इंटरेस्ट कंपोनेंट अब इनकम टैक्स से पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। सेकंड, उस पर कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। सिंपल, 2 बेनिफिट्स। ओवरसीज टूर पैकेजेस के लिए नया फ्लैट टीसीएस रेट क्या है और लिमिट के बारे में कीवर्ड क्या है? इट्स यूनिफॉर्मली रिड्यूस्ड टू 2%। और नोट्स के लिए कीवर्ड है विदाउट एनी मॉनेटरी थ्रेशहोल्ड, ये मत भूलना। एलआरएस के अंडर टीसीएस रेट 5% से 2% किया गया है, लेकिन किन 2 स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए? ये यूपीएससी में ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। याद रखना दोस्त, ओनली फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पसेस। ये जनरल रेमिटेंसेस जैसे प्रॉपर्टी खरीदने या विदेश में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। टीडीएस और टीसीएस में क्या फर्क है, एक लाइन में? एक क्विक रिफ्रेशर। टीडीएस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपकी इनकम रिसीव्ड पर, जैसे सैलरी पर। टीसीएस है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपके द्वारा किए गए पेमेंट या परचेज मेड पर, जैसे टूर पैकेज पर। और ये तीनों प्रपोजल्स किस कॉमन गवर्नमेंट थीम के अंदर आते हैं? थीम है ईज ऑफ लिविंग। सरकार दिखाना चाहती है कि वो इन स्पेसिफिक हाई इम्पैक्ट एरियाज में आम नागरिक पर कंप्लायंस बर्डन और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम कर रही है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। Now pause and practice saying, for ease of living, interest on motor accident claims is tax exempt, TCS on tour packages is now a flat 2%, and TCS for education and medical remittances is also down to 2% from 5%. In short, tax rules simplified for accident victims, international travelers and families with kids studying or getting medical treatment abroad. Right. डॉलर साइन लगा के सोचा करो, where एक टैक्स सेविंग्स। देखा, बजट बोरिंग बिल्कुल नहीं है जब आप उसे ब्रेक डाउन करते हो। ये प्रपोजल्स सीधे हमारी लाइफ को टच करते हैं। और अगर आपको ये डीप डाइव, ये सिंपल क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो एक सेकंड रुको। एग्जैक्टली। अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डेफिनेटली हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि नॉलेज का असली मजा तब है जब वो सिंपलीफाई हो जाए और आपके काम आए। और हाँ, इफ दिस ईज ऑफ लिविंग सेक्शन रियली कनेक्टेड विद यू या आपको यूजफुल लगा तो सुपर थैंक्स यूज करके हमें जरूर बताना। इट जेन्युइनली कीप्स अस मोटिवेटेड टू डिग डीपर फॉर यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, द फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम। ये एक तरह से स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए एक सेकंड चांस स्कीम है। अगर किसी ने गलती से अपनी कोई छोटी फॉरेन इनकम या एसेट डिक्लेयर नहीं की है तो वो अब बिना ज्यादा पेनल्टी के उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल लेट सबमिशन फाइन के साथ असाइनमेंट जमा करने जैसा है। टीचर आपको फेल नहीं करती, बस थोड़ी सी मैनेजेबल फाइन के साथ एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे ही सरकार आपको एक मौका दे रही है पास मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। ओके, लेट्स डिस्कस दिस।
क्या कभी सोचा है कि अगर किसी से गलती से फॉरेन एसेट डिक्लेयर करना मिस हो जाए तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस काफी सिवियर हो सकते हैं, इसलिए सरकार एक सोल्यूशन लाई है। इसका बैकग्राउंड, अक्सर लोग अनअवेयरनेस या कंफ्यूजन की वजह से छोटे ओवरसीज एसेट्स डिक्लेयर नहीं कर पाते। शायद स्टूडेंट डेज का कोई छोटा सा बैंक अकाउंट या कुछ इनहेरिटेड शेयर्स। बाद में अगर पता चलता है तो उन्हें ब्लैक मनी एक्ट के अंडर बहुत भारी पेनल्टी लगती है। ओह, ओके। तो इसका कोर लॉजिक, सरकार एक वन टाइम 6 मंथ की फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम ला रही है। ये स्पेसिफिकली स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है, लिमिटेड ओवरसीज इनकम या एसेट्स डिक्लेयर करने के लिए। मकसद पास्ट नॉन कंप्लायंस को नॉन एडवर्सेरियल तरीके से रिजॉल्व करना है। ठीक है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड यूपीएससी रेलेवेंस, इससे टैक्स पेयर्स को पीस ऑफ माइंड मिलेगा और फ्यूचर लिटिगेशन बहुत कम होगी। यूपीएससी मेंस में आप ऐसे पॉइंट्स टैक्स रिफॉर्म्स या मेजर्स टू कर्ब ब्लैक मनी के अंडर लिख सकते हो। की टर्म्स याद रखने हैं, वन टाइम, 6 मंथ विंडो और स्मॉल टैक्स पेयर्स। राइट। Conclusion. This is a move towards building trust between the taxpayer and the government, giving an opportunity for a clean slate. टाइम फॉर क्विक क्वेश्चंस। ये स्कीम परमानेंट है या वन टाइम अपॉर्चुनिटी? It's a one-time scheme, एक लिमिटेड विंडो, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए टाइम फ्रेम के अंदर एक्ट करना इंपॉर्टेंट है। और इसका ड्यूरेशन क्या है? विंडो कब तक ओपन है? It's a 6 month विंडो, 6 महीने डिक्लेयर करने और सेटल करने के लिए। और इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? बिग कॉर्पोरेट्स या इंडिविजुअल्स? It's specifically for small taxpayers with limited overseas assets. ये बड़े स्केल टैक्स इवेडर्स के लिए नहीं है। इसका मेन पर्पस क्या है? रेवेन्यू कलेक्ट करना या कंप्लायंस इंप्रूव करना? The main purpose is to resolve past non-compliance और future litigation को कम करना। ये रेवेन्यू से ज्यादा लोगों को क्लीन स्लेट देने के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए नॉर्मली फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर ना करने का रिस्क क्या है? पेनल्टीज बहुत ज्यादा हाई है, अप टू 300% ऑफ द टैक्स, और प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, मतलब स्ट्रिंजेंट ब्लैक मनी एक्ट के अंडर जेल टाइम। तो ये स्कीम उससे एक सिग्निफिकेंट रिलीफ है। Got it. Now pause and practice saying. A one-time 6-month foreign asset disclosure scheme is available for small taxpayers to resolve past non-compliance regarding limited overseas assets. In short, a limited time chance for small taxpayers to declare undisclosed foreign assets and start fresh without facing harsh penalties. Next, सरकार टैक्स डिस्प्यूट्स और लीगल केसेस के पहाड़ को कम करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के रूल्स को ज्यादा लॉजिकल और कम हार्श बनाया है, स्पेशली फॉर माइनर इश्यूज। इसे क्रिकेट की तरह सोचो, एक बैट्समैन को क्रीज से थोड़ा सा बाहर निकलने जैसी छोटी गलती के लिए आउट देने की बजाय आप 5 रन की पेनल्टी लगाते हो, और आउट सिर्फ मेजर मिस्टेक्स के लिए दिया जाता है। सरकार टैक्स सिस्टम में भी यही कर रही है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। चलो इसे डिस्कस करते हैं। टैक्स सिस्टम में दर को कम करके ट्रस्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने पेनल्टी रूल्स को स्ट्रीमलाइन किया है। हाँ, बैकग्राउंड, इंडिया में टैक्स लिटिगेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। छोटे छोटे मामलों पर सालों तक केस चलते रहते हैं, जिससे टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट दोनों का टाइम और मनी वेस्ट होता है। एक एडवर्सेरियल एनवायरनमेंट बनता है। सही बात है। अब कोर लॉजिक्स, इसमें 4 की चेंजेस हैं। 1. कंबाइंड ऑर्डर, असेसमेंट और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को एक सिंगल ऑर्डर में कंबाइन किया जाएगा टू रिड्यूस लिटिगेशन। 2. नो इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी, अपील के दौरान पेनल्टी अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 3. रिड्यूस्ड प्री डिपॉजिट, अपील फाइल करने के लिए प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। और 4. डीक्रिमिनलाइजेशन, छोटी गलतियां जैसे बुक्स प्रोड्यूस ना कर पाना या माइनर टीडीएस डिफॉल्ट्स को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। अब सिर्फ मॉनेटरी फाइन लगेगा, जेल नहीं, लेकिन सीरियस क्रिमिनल टैक्स एवेजन के लिए डिटरमेंट्स बनाए रखा गया है। वाओ, ये तो काफी सारे रिफॉर्म्स है एक साथ। बिल्कुल। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड यूपीएससी रेलेवेंस, ये कोर्ट्स और एपेलेट ट्रिब्यूनल्स पर बोझ को काफी कम करेगा और टैक्स सिस्टम को कम एडवर्सेरियल बनाएगा। यूपीएससी के लिए दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म। ये आपके मेंस आंसर्स के लिए बेहतरीन पॉइंट्स हैं। ठीक है। कंक्लूजन, फोकस साफ तौर पर पनिशमेंट से कंप्लायंस प्रमोट करने की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत प्रोग्रेसिव और मॉडर्न कदम है। क्विक चेक ऑन द नंबर्स। अपील फाइल करने के लिए प्री डिपॉजिट को 20% से कितना किया गया है? इट हैज बीन हाफ्ड, 20% से घटाकर 10% ऑफ द कोर टैक्स डिमांड। ये टैक्स पेयर्स के लिए जो अपील करना चाहते हैं एक बड़ी राहत है। कौन से माइनर ऑफेंसेस डीक्रिमिनलाइज किए गए हैं? कोई एग्जांपल? हाँ, 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, नॉन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टीडीएस डिफॉल्ट्स इन काइंड। इन्हें क्रिमिनल एक्ट्स के बजाय प्रोसीजरल लैप्सेस माना जा रहा है। डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब क्या है? कोई पनिशमेंट नहीं? नो पनिशमेंट नहीं, इसका मतलब है कि पनिशमेंट फाइन ओनली होगी और प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, जिससे जेल हो सकती है। सीरियस फ्रॉड केसेस के लिए प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन बना रहेगा। असेसमेंट एंड पेनल्टी प्रोसीडिंग्स विल बी कंबाइंड। इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है? इट रिड्यूसेस पेपरवर्क एंड मेक्स द प्रोसेस फास्टर। 2 अलग लीगल प्रोसेस एक हो जाते हैं, जिससे टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट दोनों का टाइम और एफर्ट बचता है।
और अपील के टाइम पेनल्टी पर इंटरेस्ट का नया रूल क्या है? एक बहुत सिंपल और फेयर रूल, नो इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज ड्यूरिंग द अपील पीरियड। ऑलराइट, यहाँ काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग टू रिड्यूस टैक्स लिटिगेशन द प्री डिपॉजिट फॉर अपील इज डाउन टू 10%, माइनर प्रोसीजरल ऑफेंसेस आर डीक्रिमिनलाइज्ड and penalty and assessment orders are being combined. In short, fewer court cases, lower costs for taxpayers to appeal, and less harsh penalties for minor tax mistakes. टैक्स डिपार्टमेंट्स को और बेहतर और कोऑर्डिनेटेड बनाने के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई जा रही है। ये एक छोटा प्रोसीजरल स्टेप लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि सरकारी मशीनरी बेहतर काम करे। Exactly. Imagine क्रिकेट टीम में बैटिंग कोच मतलब MCA और बॉलिंग कोच मतलब CBDT आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करते, टीम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये जॉइंट कमेटी इंश्योर करेगी कि दोनों कोचेस मिलकर काम करें। सही है। तो गुड गवर्नेंस के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का आपस में सिंक होना बहुत जरूरी है। चलो इसके स्पेसिफिक्स में जाते हैं। हाँ, बैकग्राउंड, कंपनीज एक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है और इनकम टैक्स एक्ट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस देखता है। कभी कभी इनके रूल्स में कोऑर्डिनेशन गैप आ जाता है जो कंपनीज के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अच्छा। कोर लॉजिक, इसे सॉल्व करने के लिए अ जॉइंट कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। उनका काम होगा रूल्स को हार्मोनाइज करना और सीमलेस एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करना। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा? Real world impact and UPSC relevance. This will lead to better corporate governance and less confusion for companies. UPSC गवर्नेंस पेपर GS2 के लिए दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इंटरडिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड साइलो ब्रेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। Right. Silos तोड़ना बहुत जरूरी है. Conclusion. A small step on paper, but a significant one for creating a seamless corporate tax and regulatory environment in India. रिवीजन टाइम। इस नई जॉइंट कमेटी में कौन सी दो बॉडीज हैं? The Ministry of Corporate Affairs यानी MCA और the Central Board of Direct Taxes यानी CBDT. MCA और CBDT. और इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? सिंपल टर्म्स में। To ensure better coordination and streamline corporate tax and corporate governance regulations. Basically, उन्हें एक पेज पे लाना। ये किसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इंडिविजुअल्स या कंपनीज? ये प्राइमरीली कंपनीज के लिए है क्योंकि उन्हें कंपनीज एक्ट के अंडर MCA और इनकम टैक्स एक्ट के अंडर CBDT दोनों के रूल्स कंप्लाई करने पड़ते हैं। CBDT का फुल फॉर्म क्या है? ये की इंस्टीट्यूशन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इट्स द एपेक्स बॉडी फॉर ऑल डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और MCA फिर से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चलो प्रैक्टिस करते हैं। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग a joint committee of the Ministry of Corporate Affairs MCA and the Central Board of Direct Taxes CBDT will be formed for better coordination. In short, two major government bodies that regulate companies are teaming up to make life easier for businesses. अब बात करते हैं कॉर्पोरेटिव्स की। सरकार इनको सपोर्ट करने के लिए उन्हें ज्यादा टैक्स रिडक्शंस दे रही है। कॉर्पोरेटिव मूवमेंट इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक का स्पेशली रूरल एरियाज में एक बहुत अहम हिस्सा है। ये बिल्कुल टीम प्रोजेक्ट में ग्रुप मेंबर्स को टीम वर्क के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने जैसा है। Cooperatives are all about teamwork and shared prosperity. Classic example to अमूल है ही। Exactly. तो इनको बूस्ट करने के लिए बजट में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। हाँ, बैकग्राउंड, कॉपरेटिव्स डेयरी, शुगर और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में स्पेशली रूरल क्रेडिट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उन्हें टैक्स बेनिफिट्स देने से रूरल और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को ग्रासरूट्स लेवल से मजबूत करने में मदद मिलती है। ठीक है। कोर लॉजिक, इसमें दो मेन प्रपोजल्स है। फर्स्ट, कोऑपरेटिव्स के लिए टैक्स डिडक्शंस को एक्सपैंड किया जा रहा है। अब सप्लाई ऑफ कैटल फीड और कॉटन सीड पर भी डिडक्शन मिलेगा। सेकंड, इंटर कोऑपरेटिव डिविडेंड इनकम को नए टैक्स रेजिम के अंडर डिडक्शन के लिए अलाउ किया गया है जब वो इनकम आगे रीडिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अच्छा, मतलब एक कोऑपरेटिव को दूसरे से डिविडेंड मिला तो उस पर टैक्स बच सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड UPSC रेलेवेंस, ये कोऑपरेटिव्स की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ाएगा, उन्हें और स्ट्रांग बनाएगा। UPSC इकोनॉमी GS3 के लिए ये इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने से सीधे जुड़ता है। राइट। कंक्लूजन, ये प्रपोजल सरकार के सहकार से समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन के सिद्धांत को मजबूत करते हैं। क्विक क्वेश्चंस, किन दो नए एरियाज में टैक्स डिडक्शंस को एक्सपैंड किया गया है? दो नए एरियाज हैं, कैटल सीड और कॉटन सीड। मेमोरी हैक, दोनों सीधे एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक से रिलेटेड है, जो रूरल इकोनॉमी का कोर है। डिविडेंड के बारे में क्या नया रूल है? इंटर कोऑपरेटिव डिविडेंड इनकम को डिडक्शन मिलेगा इफ इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ की फ्रेज है इंटर कोऑपरेटिव, मतलब एक कोऑपरेटिव से दूसरे को। ये बेनिफिट्स ओल्ड टैक्स रेजिम में है या नए में भी? ये डिटेल अहम है। सोर्स में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि डिविडेंड इनकम डिडक्शन अंडर द न्यू टैक्स रेजिम अलाउ है। ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि सरकार सबको इंक्लूडिंग कॉपरेटिव्स को नए सिंपलर रेजिम में शिफ्ट होने के लिए एनकरेज करना चाहती है। इससे किस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा? दी एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर्स, जहां कॉपरेटिव सबसे ज्यादा एक्टिव है और लोकल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और बिल्कुल क्लियर होने के लिए बेसिकली कोऑपरेटिव होता क्या है? इट्स अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड रन जॉइंटली बाय इट्स मेंबर्स,
जो प्रॉफिट्स या बेनिफिट शेयर करते हैं। इट्स अ बिजनेस विद अ सोशल पर्पस। Perfect. Now, pause and practice saying cooperatives get new tax deductions on cattle feed and cottonseed, and also on intercooperative dividends under the new tax regime. In short, more tax benefits for cooperatives to boost the rural economy and encourage the principle of cooperation. Okay. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इंडिया के आईटी और सर्विसेज सेक्टर को दुनिया में और कंपेटिटिव बनाने के लिए सरकार टैक्स रूल्स को सिंप्लीफाई कर रही है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रही है। ये ऐसा है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए बेस्ट पिच, बेस्ट इक्विपमेंट और सिंपल क्लियर रूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। The idea is to unleash their full potential. चलो शुरू करते हैं फर्स्ट सब टॉपिक से, सपोर्टिंग आईटी सेक्टर एज इंडियाज ग्रोथ इंजन। हम सब जानते हैं कि इंडिया का आईटी सेक्टर एक ग्लोबल पावर हाउस है। इसको और पावर देने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स आ रहे हैं। हाँ, कोर लॉजिक ये ट्रांसफर प्राइसिंग नाम की चीज को सिंप्लीफाई करने के बारे में है, जो आईटी कंपनीज के लिए लिटिगेशन का एक बहुत बड़ा एरिया रहा है। इसमें 4 मैसिव चेंजेस हैं। फर्स्ट, सिंगल कैटेगरी, अलग अलग सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, केपीओ, कॉन्ट्रैक्ट R&D सबको एक सिंगल कैटेगरी में डाल दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इससे क्लासिफिकेशन के सारे डिस्प्यूट्स खत्म। दैट्स स्मार्ट। सेकंड, यूनिफॉर्म मार्जिन, इस पूरी कैटेगरी के लिए एक कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन फिक्स कर दिया है 15.5%, नो मोर कंफ्यूजन। थर्ड, हायर थ्रेशोल्ड, सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया है। दिस इज अ ह्यूज जंप। वो 300 से 2000। हाँ, और फोर्थ, ऑटोमेशन एंड एक्सटेंशन, अप्रूवल प्रोसेस ऑटोमेटेड एंड रूल बेस्ड होगा और कंपनीज इस रेजिम को 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकती हैं। इसकी यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? यूपीएससी रेलेवेंस, दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स जो एक स्पेसिफिक हाई ग्रोथ सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए। 15.5% मार्जिन, 2000 करोड़ थ्रेशोल्ड और 5 ईयर कंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट, अट्रैक्टिंग ग्लोबल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया दुनिया का डेटा हब कैसे बन सकता है? जवाब है पावरफुल टैक्स इंसेंटिव्स देकर। बिल्कुल, कोर लॉजिक। यहाँ 3 की प्रपोजल्स हैं। फर्स्ट, टैक्स हॉलिडे फॉर क्लाउड सर्विसेज। फॉरेन कंपनीज जो इंडिया के डेटा सेंटर्स यूज करके ग्लोबली क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन्हें 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगी। दिस इज अ लॉन्ग टर्म विजन। सेकंड, सेफ हार्बर फॉर डेटा सेंटर्स। जो इंडियन कंपनीज इन फॉरेन कंपनीज को डेटा सेंटर सर्विसेज दे रही हैं, उन्हें 15% ऑन कॉस्ट का सेफ हार्बर मिलेगा। और तीसरा, थर्ड, मैट एग्जेम्पशन। नॉन रेजिडेंट्स जो प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्स पे करते हैं, उन्हें मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी मैट से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। इसकी यूपीएससी रेलेवेंस? यूपीएससी रेलेवेंस ये मल्टीपल की थीम से जुड़ता है। डिजिटल इंडिया, ग्लोबल डेटा लोकलाइजेशन डिबेट्स और एफडीआई अट्रैक्ट करना। और 2047 का साल सिंबॉलिक है, पॉलिसी को इंडिया के अमृतकाल विजन से जोड़ता है। टाइम फॉर अ रैपिड फायर राउंड इस मैसिव सर्विसेज सेक्टर बूस्ट पर। सभी आईटी सर्विसेज के लिए नया यूनिफॉर्म सेफ हार्बर मार्जिन कितना है? द मैजिक नंबर इज 15.5%। इस नंबर को नोट कर लो। सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड लिमिट को 300 करोड़ रुपए से कितना बढ़ाया गया है? टू अ मैसिव 2000 करोड़। यहाँ मेमोरी हैक है एम्बिशन के स्केल को देखना। ये छोटा इंक्रीज नहीं, ये एक जायंट लीप है। फॉरेन कंपनी जो इंडिया के डेटा सेंटर्स से क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उन्हें किस सिंबॉलिक साल तक टैक्स हॉलिडे मिल रहा है? टिल 2047, द ईयर ऑफ इंडियाज 100th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। बहुत आसान है याद रखना। और एमएटी एग्जेम्पशन किसको दी गई है? ये थोड़ा ट्रिकी है। ऑल नॉन रेजिडेंट्स हु पे टैक्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। इससे प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम फॉरेन कंपनीज के लिए और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट सिंपल टर्म्स में फिर से समझा सकती हूँ? ये एक की टर्म है। इट्स अ प्री डिफाइंड प्राइसिंग मार्जिन जिसे टैक्स अथॉरिटीज बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये रिलेटेड कंपनीज के बीच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर लंबे और कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट से बचाता है। बेसिकली ये एक नो क्वेश्चंस आस्क्ड रेट है जो सर्टेनिटी देता है। Got it. Now pause and practice saying, for IT, safe harbor margin is 15.5% and threshold is 2000 crores. For global cloud services from India, there's a tax holiday till 2047. In short, major tax simplifications and incentives to make India a global IT and data services hub. चलो दोस्त, डायरेक्ट टैक्सेस का सफर पूरा हुआ। अब सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की फास्ट लेन में एंटर कर रहे हैं। यहाँ सरकार कस्टम्स ड्यूटी सिस्टम को साफ कर रही है। जो पुराने बेकार एग्जेम्पशंस हैं, उन्हें हटा रही है और ड्यूटी रेट्स को सीधा सीधा टैरिफ शेड्यूल में लिख रही है। ये घर की सफाई जैसा है। जो पुराना यूजलेस सामान है उसे निकाल दो और जरूरी चीजों को ऐसी जगह रखो जहां वो आसानी से मिल जाएं। कस्टम्स टैरिफ बुक का स्वच्छ भारत हो रहा है। आई लाइक दैट। कस्टम्स टैरिफ बुक बहुत मोटी और कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसको सिंप्लीफाई करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। बैकग्राउंड, ओवर द इयर्स बहुत सारे कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। कुछ अब रेलेवेंट नहीं है, बट दे स्टिल एग्जिस्ट ऑन पेपर, क्रिएटिंग कंफ्यूजन। अच्छा, कोर लॉजिक 2 कदम है। फर्स्ट, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशंस। लॉन्ग स्टैंडिंग एग्जेम्पशंस ऑन आइटम्स जो या तो इंडिया में ही बनने लगे हैं, मतलब डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड है, या जिनका इंपोर्ट नेग्लिजिबल है, उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। सेकंड, टैरिफ सिंप्लीफिकेशन।
इफेक्टिव ड्यूटी रेट्स को डायरेक्टली टैरिफ शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे क्लासिफिकेशन एंड कंप्लायंस आसान होगा, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड यूपीएससी रेलेवेंस, ये कस्टम स्ट्रक्चर को क्लीनर और प्रिडिक्टेबल बनाएगा। दिस इज अ क्लासिक ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर, इंपॉर्टेंट फॉर GS3। ठीक है। कंक्लूजन, अ क्लीन अप एक्ट टू मेक द टैरिफ स्ट्रक्चर लीन एंड मीन। क्रॉस क्वेश्चंस, किस टाइप के एग्जेम्पशंस विड्रॉ किए जा रहे हैं? दो टाइप्स, ऑन आइटम्स दैट आर नाउ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड और ऑन आइटम्स विद नेग्लिजिबल इंपोर्ट। लॉजिक सिंपल है, और इसका मेन गोल क्या है? टैरिफ सिंप्लिफिकेशन एंड ईजियर कंप्लायंस। इफेक्टिव रेट्स को शेड्यूल में डालने से कैसे हेल्प होगी? इससे मल्टीपल नोटिफिकेशंस रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। इससे ड्यूटी बढ़ेगी या घटेगी? The idea is not to change the duty, but to simplify the structure. तो इफेक्टिव रेट सेम ही रहेगा, बस आसानी से दिखेगा। और टैरिफ शेड्यूल क्या होता है? It's a comprehensive list of all goods that can be imported, exported with their tax rates. Perfect. Now, pause and practice saying old customs exemptions are being withdrawn and effective duty rates are being put directly into the tariff schedule for simplification. In short, cleaning up the customs duty rule book to make it simple and clear. अब सरकार इन स्पेसिफिक एक्सपोर्ट सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर ड्यूटी फ्री लिमिट्स बढ़ा रही है। ये ऐसा है जैसे एक शेफ को वर्ल्ड क्लास डिश बनाने के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ड्यूटी फ्री मिल रहे हैं, ताकि उसकी फाइनल डिश यानी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सस्ती और अच्छी हो। सही है। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड को सच करने के लिए एक्सपोर्टर्स की हेल्प करना जरूरी है। हाँ, बैकग्राउंड मरीन, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हैं। इन्हें सपोर्ट करने से एक्सपोर्ट्स और जॉब्स दोनों बढ़ते हैं। ठीक है। कोर लॉजिक, दो प्रपोजल्स हैं। फर्स्ट, मरीन प्रोडक्ट्स, सी फूड प्रोसेसिंग के लिए इनपुट्स की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लिमिट को 1% से बढ़ाकर 3% ऑफ प्रायर ईयर FOB एक्सपोर्ट्स कर दिया गया है। 1 से 3%, अ बिग जंप। यस। सेकंड, लेदर टेक्सटाइल, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड इनपुट्स जो पहले सिर्फ लेदर सिंथेटिक फुटवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए था, उसे शू अपर्स के एक्सपोर्ट्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, ये रियल वर्ल्ड इंपैक्ट और यूपीएससी रेलेवेंस? ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को इन सेक्टर्स में मोर कंपेटिटिव बनाएगा। यूपीएससी के लिए ये एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रेलेवेंट है। ठीक है। कंक्लूजन, टारगेटेड सपोर्ट टू हाई पोटेंशियल एक्सपोर्ट सेक्टर्स। चलो रिवाइज करें। सी फूड प्रोसेसिंग इनपुट्स की ड्यूटी फ्री लिमिट 1% से कितनी हो गई है? It has been raised from 1% to 3% of prior year FOB exports. FOB का फुल फॉर्म क्या है? Free on board. It's a trade term, basically the value of the export goods. लेदर सेक्टर में नया बेनिफिट किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए है? It has been extended to include shoe uppers exports. ये मेजर्स क्यों लिए जा रहे हैं? To reduce the input cost for exporters and make their final products cheaper and more competitive in the global market. और इन सेक्टर्स का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? They are highly labor intensive, so promoting them helps create jobs. Got it. Now, pause and practice saying, for exports, duty-free limit for seafood inputs is up to 3% and the benefit for footwear inputs is extended to shoe uppers. In short, making it cheaper for key export industries to import raw materials. Namaste. Energy transition and security and nuclear power. Broad micro theme, indirect tax reforms. ऊर्जा संक्रमण और सुरक्षा एवं परमाणु ऊर्जा। बेसिकली ग्रीन एनर्जी और न्यूक्लियर पावर को बढ़ावा देने के लिए इनसे जुड़े कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी के इंपोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी एग्जम्पशन दी जा रही है। So if I want to install solar panels and the government removes import duty on the machine that makes those panels, Yes. the panels will become cheaper and I can get them installed easily. Exactly. यही बड़े लेवल पे हो रहा है। इंट्रोडक्शन, supporting India's clean energy goals. Background, India has ambitious targets for renewable energy and wants to reduce dependence on fossil fuels. Nuclear power is a key part of this strategy. Correct. The core logic is to make the capital goods cheaper. For energy transition, lithium ion cell manufacturing के लिए capital goods पर जो customs duty exemption थी, उसे अब battery energy storage systems यानी BSS के लिए भी extend कर दिया गया है। BSS. Okay. अब for nuclear power projects के लिए imports पर जो customs duty exemption थी, उसे 2035 तक extend और expand कर दिया गया है। अब ये सभी प्लांट्स पर लागू होगी, कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं। Real world impact. This will make green energy storage cheaper and accelerate the setup of nuclear power plants. And it's crucial for India's climate commitments, like Panchamrit and energy security. Very important for UPSC environment and S&T sections. Conclusion. Clear policy support for a sustainable and self-reliant energy future. Precisely. Okay, question. Lithium ion cell वाली exemption अब किस नई चीज पर लागू होगी? Battery energy storage systems or BESS. Batteries are key for round-the-clock green power. Nuclear power projects पर exemption कब तक बढ़ाई गई है? Till 2035. Nuclear exemption में expansion का क्या मतलब है? It now covers all plants regardless of capacity. पहले शायद कुछ capacity की शर्त रही होगी, अब वो हटा दी गई है। BESS क्यों important है energy transition के लिए? Because solar and wind power are intermittent. मतलब जब धूप हो या हवा चले तभी बनती है। BESS इस एनर्जी को स्टोर करते हैं ताकि हम इसे 24/7 यूज कर सकें।
इन कदमों से भारत की किस इंटरनेशनल कमिटमेंट को मदद मिलती है? India's nationally determined contributions, NDCs, under the Paris Agreement. These steps help us achieve our renewable energy and emission reduction targets. Great. Practice. Customs duty exemption is extended to battery energy storage systems and for nuclear projects till 2035. In short, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना सस्ता होगा ताकि देश में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिले। And the final topic for indirect taxes. टॉपिक नेम क्रिटिकल मिनरल्स एंड बायोगैस ब्लेंडेड CNG ब्रॉड माइक्रो थीम इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स। महत्वपूर्ण खनिज और बायोगैस मिश्रित CNG. मतलब देश में ही क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग और बायोगैस के प्रोडक्शन को इनकरेज करने के लिए टैक्स में छूट दी जा रही है। ये ऐसा है जैसे आप घर पर मसाला पीसने की मशीन खरीदें तो सरकार उस पर टैक्स छूट दे ताकि आप बाहर से पिसा हुआ मसाला ना खरीदें। बिल्कुल, देश क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इंट्रोडक्शन, फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता इन न्यू एज रिसोर्सेज। बैकग्राउंड क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी है और भारत इनके लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। और बायोगैस एक क्लीन रूरल फ्यूल है। कोर लॉजिक। फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, भारत में क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन मिलेगी। एंड फॉर बायोगैस, जब CNG में बायोगैस मिलाई जाती है तो उस बायोगैस के वैल्यू पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से पूरी छूट मिलेगी। real world impact. This will encourage domestic processing of critical minerals, reducing dependence on China. The biogas move supports the waste to wealth mission and helps farmers earn extra income. And it's important for UPSC, S&T and economy. Conclusion, strategic tax incentives for future critical sectors. That's right. Okay, last set of questions. Critical minerals के लिए exemption किस चीज पर है? Minerals पर या machinery पर? मशीनरी पर कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। सरकार चाहती है कि प्रोसेसिंग भारत में हो। Biogas blended CNG में किस चीज पर excise duty माफ है? पूरी CNG पर? नहीं, सिर्फ फुल वैल्यू ऑफ बायोगैस पर। CNG में जो फॉसिल फ्यूल वाला हिस्सा है उस पर टैक्स लगेगा। Critical minerals क्यों इतने critical है? Because they are essential for high-tech manufacturing, especially for green technologies like EV batteries and solar panels. Their supply chain is concentrated in a few countries, which is a strategic risk. Biogas को promote करने का environmental benefit क्या है? It's a clean fuel made from agricultural waste, which reduces methane emissions and also provides organic manure to farmers. It's a circular economy in action. ये किस government mission का हिस्सा है? Biogas promotion is part of the Gobardhan scheme. Got it. Practice. Exemption on capital goods for critical mineral processing and no excise duty on the biogas portion in blended CNG. इन शॉर्ट, देश में ही क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग और बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट दी गई है। तो दोस्तों, ये था पार्ट्स और रॉ मटेरियल्स पर BCD एग्जेम्प्ट की गई है। दिस इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर मेक इन इंडिया इन द हाईटेक एविएशन सेक्टर। And finally, electronics. यहाँ माइक्रोवेव ओवन मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पर BCD एग्जेम्प्ट की गई है ताकि सिर्फ असेंबली ना हो, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग हो। Right. चलो, क्विक क्वेश्चंस। क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए किस चीज पर इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन दी गई है? ऑन कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग। बायोगैस ब्लेंडेड CNG में किस चीज पर एक्साइज ड्यूटी माफ की गई है? ऑन द फुल वैल्यू ऑफ बायोगैस यूज्ड इन द ब्लेंड। एविएशन सेक्टर में एग्जेम्पशन का मेन गोल क्या है? टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, सिविल एंड डिफेंस दोनों। ग्रेट। In short, sector-specific customs duty exemptions are being used to promote domestic manufacturing in strategic areas like critical minerals, aviation, and electronics. अब आते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन और प्रोसेसेस को आसान बनाने पर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कस्टम्स प्रोसेस और ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम्स। ये procedural reforms हैं। SEZs के लिए क्या है? Eligible SEZ manufacturing units को limited exports domestic market यानी DTA में concessional duty पर बेचने की परमिशन दी जाएगी। इससे क्या फायदा होगा? This provides flexibility to SEZ units. अगर international market down है, तो वो domestic market में sell कर सकते हैं। It helps integrate them better with the domestic economy. ओके। और कस्टम्स में ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम्स का क्या मतलब है? इसमें 4-5 चीजें हैं। पहला, ऑटोमेटिक क्लियरेंस। ट्रस्टेड इंपोर्टर्स के लिए ऑटोमेटिक कस्टम्स क्लियरेंस, मतलब गुड्स आते ही रिलीज। ओके, फास्टर क्लियरेंस। दूसरा, AEO ड्यूटी डिफरल। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स या AEO के लिए ड्यूटी डिफरल पीरियड टियर 2 और 3 के लिए 15 से 30 दिन कर दिया गया है। उनको वर्किंग कैपिटल में रिलीफ मिलेगी। गुड। और एडवांस रूलिंग की वैलिडिटी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। और आखिरी, वेयरहाउस ट्रांसफॉर्मेशन। कस्टम्स वेयरहाउसिंग को सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड ऑपरेटर सेंट्रिक सिस्टम बनाया जा रहा है। लेस इंस्पेक्टर राज। सो मोर ट्रस्ट, मोर टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। क्वेश्चंस। SEZ यूनिट्स को क्या नई फैसिलिटी दी जा रही है? They can sell limited exports in the domestic market at a concessional duty. AEO इंपोर्टर्स के लिए ड्यूटी डिफरल पीरियड कितना बढ़ाया गया है? From 15 days to 30 days. डबल कर दिया गया है। एडवांस रूलिंग की वैलिडिटी अब कितने साल होगी? 5 years, up from 3 years. More certainty. परफेक्ट। In short, major procedural reforms in customs from SEZ sales to warehousing are being introduced based on trust and technology to speed up trade.
फाइनली कुछ और स्टेप्स जो एक्सपोर्टर्स और आम आदमी दोनों के लिए बिजनेस और लाइफ को आसान बनाएंगे। हाँ, ये आखिरी सेट ऑफ रिफॉर्म्स हैं। न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, इसमें क्या है? 2 गेम चेंजिंग चीजें हैं। पहला, फिशरमैन के लिए EEZ या हाई सीज में पकड़ी गई फिश को ड्यूटी फ्री रखा जाएगा और अगर उसे फॉरेन पोर्ट पर लैंड किया जाए तो उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा। दिस इज अ बिग बूस्ट फॉर द इनकम ऑफ इंडियन फिशरमैन। वाओ, दैट्स वेरी स्पेसिफिक एंड इम्पैक्टफुल। दूसरा क्या है? स्मॉल बिजनेसेस के लिए कुरियर से होने वाले एक्सपोर्ट्स पर 10 लाख रुपए की कैप हटा दी गई है। दिस इज ह्यूज। It is. This is a game changer for artisans, small businesses and startups who use e-commerce to export. अब वो कितना भी वैल्यू का माल कुरियर से भेज सकते हैं। इनक्रेडिबल। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कैसे हो रहा है? 3 पॉइंट्स हैं। सिंगल डिजिटल विंडो, अप्रैल 2026 तक कार्गो क्लियरेंस के लिए एक सिंगल डिजिटल विंडो जिसमें 70% रेगुलेटेड गुड्स कवर होंगे। ओके। दूसरा, कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम, 2 साल में एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल कस्टम्स प्रोसेसेस। और तीसरा, AI बेस्ड स्कैनिंग, मेजर पोर्ट्स पर हर कंटेनर को स्कैन करने के लिए AI बेस्ड नॉन इंट्रूसिव स्कैनिंग का फेज्ड एक्सपेंशन। और ईज ऑफ लिविंग के लिए? इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। बैगेज रूल्स में ड्यूटी फ्री अलाउंस बढ़ाई जाएगी। डिस्प्यूट सेटलमेंट में ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को एक स्मॉल एडिशनल अमाउंट देकर सेटल कर पाएंगे। और पर्सनल इंपोर्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटी 20% से कम की जाएगी। चलो इस पर भी क्वेश्चंस। कुरियर एक्सपोर्ट्स पर क्या कैप हटाई गई है? The 10 lakh rupee cap has been removed, no limit now. To using AI for container scanning, the focus is on leveraging technology for both business and citizen convenience. Wow, that was a truly deep and detailed session. So what does this all mean? Let's quickly recap. हाँ, जरूर। हमने शुरू किया with the broad micro theme, decoding India's new tax proposals. Right? हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्सेस में एक नया सिंपलर इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है। साथ ही सिटीजन्स के लिए ईज ऑफ लिविंग पर फोकस है और टैक्स डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए पेनल्टी प्रोसेस को रैशनलाइज किया जा रहा है। Then we move to the services sector. हाँ, सर्विसेज सेक्टर के लिए स्पेशली IT टैक्स रूल्स को ड्रास्टिकली सिंप्लीफाई किया गया है टू बूस्ट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। और इंडिया को एक ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने का एम्बिशियस प्लान है विद अ टैक्स हॉलिडे टिल 2047। और फाइनली indirect taxes. इनडायरेक्ट टैक्सेस में मंत्र है सिंप्लीफिकेशन एंड मेक इन इंडिया। पुराने एग्जेम्पशंस हटाए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे ग्रीन एनर्जी, एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स को कस्टम्स ड्यूटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और कस्टम्स प्रोसेसेस को टेक्नोलॉजी के थ्रू फास्टर और ट्रस्ट बेस्ड बनाया जा रहा है। इन सभी चेंजेस को देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी टैक्स कलेक्शन का बेस बनेंगे। बिल्कुल। और सवाल ये है कि एज सिटीजन्स एंड बिजनेसेस क्या हम इस ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम के लिए तैयार हैं? ये नए सिंप्लीफाइड रूल्स हमारी कंप्लायंस हैबिट्स को कितना बदलेंगे? और क्या ये रिफॉर्म्स इंडिया को अगले दशक में एक ट्रू इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने के लिए काफी होंगे? इस पर जरूर सोचना।